सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का आंसर की। कल एग्जाम हुआ था स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी थी कि सर एग्जाम तो हो गया और आपके निर्देशन में आपने जो बताए थे क्वेश्चंस सारथी में, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हमको देखने को मिले। और जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनका भी ऐसा कहना था कि सर काफ़ी क्वेश्चंस तो मिले, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आउट ऑफ द बॉक्स आए। भाई यूट्यूब के सहारे केवल बैठे रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस की जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे मैं लिमिटेड क्वेश्चन ही करा सकता हूँ। सारथी वालों को समझ में आया होगा कि सारथी की वैल्यू क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। ये क्वेश्चन में कितनी बार बताया था कि जब भी शेयर फॉरफीट होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। जितने भी बी पे टिक किया होगा उसका डेफिनेटली आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर होगा 90%। ये भी मैंने कई बार बताया है कि भाई सेबी ने एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज बना रखा है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी तो उसके इशू साइज में से कम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, अन्यथा उसको सारे के सारे पैसे पब्लिक को दोबारा लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका 90% होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि जब शेयर फॉरफीट होते हैं तो ये जो शेयर फॉरफीट हो रहे पहले से सब्सक्राइब हो चुके थे, अब उसको हम फॉरफीट कर रहे हैं, यानी हमारा जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो कम हो रहा है, तो इसका ऑप्शन अभिदत्त पूंजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 का आंसर होगा डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ शेयर। ये तो मैंने बच्चों को बता रखा है, जो हमारे सारथी के स्टूडेंट्स उनकी लाइव क्लास में मैंने कई बार बता रखा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो प्रीमियम हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होता है, उसमें एक हेडिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर इसको दिखाया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था। 5 का आंसर बी हो जाएगा। 6 की अगर हम बात करें तो 6 का आंसर, ये कई बार आपको बताया गया था कि कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का मालिक होता है, स्वामी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा सर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा प्रॉफिट की बात कर रहा है कि शेयर्स के रीइश्यू पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? तो उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पूंजी संचय खाता सभी को पता है, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था। हाँ, 8 वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत था कि सर स्वेट इक्विटी शेयर्स, हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई इंसान अपना इंटेलेक्ट देता है कंपनी में और कंपनी को उसके वजह से काफी फायदा होता है तो हम उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? कि इंसान की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता मतलब ज्ञान, और ये ज्ञान कई प्रकार का हो सकता है। किसी इंसान की टेक्निकल नॉलेज आपके काम आ सकती है, किसी इंसान की सब्जेक्ट की नॉलेज आपके काम आ सकती है, किसी इंसान की सोशल नॉलेज आपके काम आ सकती है। तो भाई टेक्निकल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सभी का सभी हो सकता है, और किसी इंसान के पास, इंसान मतलब एम्प्लॉइज कंपनी के, उनके पास हो सकता है, और हम इसके बदले में उनको शेयर्स इशू कर सकते हैं। कौन से शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो यूनिवर्सिटी थोड़े से ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, हालांकि उसका आंसर आपके सामने होता है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं। 9 की बात करें तो दोस्तों 9 का भी आंसर डी होगा। मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए क्या क्या यूज होगा। एक तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज होता है, और बाकी जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो यूज होते हैं। कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होता है। प्रॉफिट प्रायर टू कमेंसमेंट, ये भी एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये भी यूज नहीं होता है। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट, भाई इसका तो एक ही यूज है। फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है वो या तो डिस्काउंट एंड रीइश्यू पे यूज होगा, या तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये तीनों यूज नहीं होते हैं प्रेफरेंसेस के रिडम्पशन में। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 का आंसर होगा किसको स्वेट इक्विटी से इशू किए जाते हैं? तो एम्प्लॉइज को इशू किए जाते हैं। इसका ए हो जाएगा, कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा समझने वाला था, इसमें बच्चों ने गलती किया है, जो हड़बड़ी किया होगा उससे गलती हुई होगी, ध्यान से समझिएगा। पूछा गया था कि 2000 शेयर्स इशू हुए थे, जिसमें से हमने उन शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। फॉरफीट करने के बाद हमारे पास 3000 का बैलेंस बच रहा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब कह रहा है कि इस शेयर को हम रीइशू कर रहे हैं 9 रुपए में। अब ये बता ही नहीं रहा है कि पहले शेयर का जो हमने फॉरफीट किया उसका कॉल्ड अप वैल्यू क्या था, उसका पेड अप वैल्यू क्या था, कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन इसमें उसकी जरूरत भी नहीं है। बोल रहा है सीधे कि 9 रुपए में हमने इशू किया। कितने शेयर्स को? 2000 शेयर्स को। पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि कितना ट्रांसफर होगा अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर होता है जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को हम पहले एडजस्ट करते हैं, जो डिस्काउंट एंड रीइश्यू होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो 10 रुपए का शेयर है और हमने 9 रुपए में इशू किया है, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है।
तो 1 रुपए का डिस्काउंट कितने शेयर्स पे दिया भाई? 2000 शेयर्स पे दिया है। मतलब हमको 2000 3000 में से माइनस करना पड़ेगा। ये 3000 शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस हमारे पास, हमने 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया रीइश्यू पे, तो बैलेंस कितना बचा? 1000, एंड 1000 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन आसान था, ठीक है, बस थोड़ा सा अपना कंसेप्ट लगाना था, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसका 1000 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर क्या है? तो भाई ये कैपिटल लॉस होता है। डिस्काउंट की बात करें या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करें, कई बार मैंने क्वेश्चन कराया था, ये पूंजीगत हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो भाई फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए और होगा भी आई थिंक। मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन कई बार कराया था, कल सारथी में जो आपकी लाइव क्लास हुई थी, इसके अलावा जो यूट्यूब पे लाइव क्लास हुई थी उसमें बताया गया था। द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर, तो पेमेंट डिबेंचर्स का जो हम करते हैं वो एक निश्चित अवधि के बाद भी किया जा सकता है, वो एनुअल विड्रॉल जो एनुअल इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी किया जा सकता है, या फिर हम ओपन मार्केट में बाईबैक भी कर सकते हैं डिबेंचर्स का। तो सभी के सभी तरीके हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ द रिडम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर। तो आप सभी को पता है भाई, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस अगर बचता है तो हम उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, सामान्य संचय खाता। 16 की बात करें, 16 भी आसान था, बस क्वेश्चन को समझने आपको नहीं आया होगा। पूछा गया है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट का कहां यूज होगा। भाई कैपिटल रिजर्व अकाउंट का यूज कहां है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट का दो ही यूज होता है। पहला, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, कैपिटल जितने भी लॉसेज हैं आपके बिजनेस में जितने भी कैपिटल नेचर के लॉसेज हुए हैं उनको भी राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो भाई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लॉस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कैपिटल लॉस है, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में तो यूज होता ही है। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आए थे, लेकिन हाँ क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे। यूनिवर्सिटी को आप हल्के में मत लीजिए, आप क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट बना रही है यूनिवर्सिटी। डिफिकल्ट इन द सेंस ये कि लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। कंसेप्ट जिसका स्ट्रांग है, जिसने सारथी में पढ़ाई किया है, उसको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एमसीक्यूज भी बहुत सारे करा रखे हैं, पीडीएफ भी आपको बहुत सारे दिए गए थे। सिंकिंग फंड ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, कल ही ये क्वेश्चन मैंने कराया था यूट्यूब पे भी। 17 का ए सही होगा। 18 का डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, तो मैंने ये भी बताया था आपको कि नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा होता है, कंपनी इसको खर्चा मान के रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। अगला, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय सिंकिंग फंड मेथड आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इफ द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड। यानी अगर हम सिंकिंग फंड से डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं, कई सारे मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है सिंकिंग फंड मेथड, तो जो बैलेंस बचेगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में, उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा? तो भाई एक ही जगह ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन सामान्य संचय खाता होगा, ठीक है। 20 का आंसर क्या होगा भाई? 20 तो बड़ा आसान पूछा गया था। द डेट्स विच मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड, उसे हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स, जिसपे शक है, हमें संदिग्ध है कि भाई पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ कंफर्म नहीं है। 21, अब इसमें बच्चे बिल्कुल परेशान, भयंकर लेवल के। सर ये क्वेश्चन तो बहुत अलग लग रहा है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने ही नहीं आ रहा है। तो बाबू थोड़ा सा लॉजिक लगाए होते। 12th में ये क्वेश्चन आपने किया था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बस कंपनी के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि मैनेजर है एक फर्म का, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी कुछ भी मान सकते हैं, उसको हम 10% नेट प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हैं। लेकिन ये कमीशन दो प्रकार का होता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन में कुछ नहीं होता है, 110 हम प्लस करते हैं, ठीक है। सो इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मैनेजर चार्जिंग कमीशन इज 4,40,000, द अमाउंट ऑफ मैनेजर कमीशन विल बी, कुछ नहीं करना है इसमें आपको 4,40,000 का निकालना है 110%, 100% कितना हो जाएगा? 10% ना, हाँ 10% निकालना है, इसको 110 से डिवाइड कर देना है। जब आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा आंसर आपका? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4,40,000 अपॉन 11, दैट इज 40,000, 11 चौको 44, 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बी इसका आंसर सही होगा, 40,000, ठीक है। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, तो भाई कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, सी इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 22 का सी। 23 का आंसर क्या होगा भाई? तो 23 का आंसर होगा बी, टू रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस।
ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, इसीलिए हम एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमारे बिजनेस का जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताए, वो सच में हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है, क्या वित्तीय स्थिति है, उसको उजागर करे, इसलिए हम करते हैं। 24 का आंसर क्या होगा सर? तो 24 का आंसर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आपने पढ़ा होगा। 25 की बात करें, हाँ 25 में बच्चे कंफ्यूज थे। 25 में कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट में आउटस्टैंडिंग सैलरी को पहले घटाना है, माइनस करना है, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस को जोड़ना है। तो कितना आएगा भाई? नेट बैलेंस यही है कि 20,000 घटा रहे हो, फिर 26,000 जोड़ रहे हो। इससे अच्छा 6,000 जोड़ लो ना, क्योंकि 20,000 से 20,000 तो कैंसिल हो जाएगा। 6,000 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3,66,000। सिंपल फॉर्मूला है। प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में हम पहले जोड़ेंगे किसको? प्रीपेड इंश्योरेंस को जोड़ लेंगे। माइनस किसको करेंगे? माइनस कर लेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को 20,000। तो 26,000 प्लस करना था और 20,000 माइनस करना था। इसका मतलब नेट 6,000 प्लस करना है, तो इसका हो जाएगा 3,66,000। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसका ई आंसर सही हो जाएगा। 26 की बात करें तो 26 में बच्चे परेशान थे कि 26 का आंसर क्या होगा। तो भाई 26 का भी आंसर कुछ नहीं है। 26 बिल्कुल सिंपल लॉजिक पे है। ओपनिंग डेटर्स हैं आपके 10,000, क्लोजिंग डेटर्स हैं आपके 13,000 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपका 40,000। तो एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला के थ्रू आप निकालते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ाया जाता है सर? तो ये आपको पढ़ाया जाता है फाइनल अकाउंट में। क्या होगा फॉर्मूला? ओपनिंग डेटर प्लस कैश रिसीव्ड माइनस क्लोजिंग डेटर। तो अगर इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 53,000। ये आपका 53,000 का आंसर हो जाएगा। 27 की बात करें सर, 27 का आंसर क्या होगा? तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। भाई इस साल का प्रॉफिट हुआ है, उसी से हम डिविडेंड देंगे। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, मतलब हम प्रॉफिट से ही तो डिविडेंड देते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे नहीं दिया है, घुमा फिरा के दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज आपका बदल सकता है, क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट रहेगा, लैंग्वेज बदला जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस का मतलब क्या? इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, यानी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड देंगे। तो सी इसका सही हो जाएगा। 28 का क्या होगा सर? 28 पूछा गया लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन शुड बी ट्रांसफर टू। जो लॉस हुआ है उसको हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगला क्वेश्चन 29, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर इज शोन इन द, तो इसका आंसर है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूंजी संचय खाते में दिखाते हैं उसको। 30 का आंसर क्या होगा सर? डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ये हो जाएगा 30 का। 31 का क्या होगा? डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, किस पे पे किए जाते हैं डिविडेंड? तो पेड अप कैपिटल, मैंने आपको कल बताया था कि पेड अप वैल्यू पे ही हम डिविडेंड को पे करते हैं। 32 का बाईबैक कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस दिन विशेष प्रस्ताव पारित हुआ, उसके 12 महीने यानी 1 साल के अंदर हमको बाईबैक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। 33 का आंसर क्या होगा सर? तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के प्रॉफिट को हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं और प्री वाले को हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। 34 का आंसर क्या होगा सर? द नेचर ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है। 35 का क्या होगा? जीरो कूपन बॉन्ड, तो भाई ये जीरो कूपन बॉन्ड ही नाम है इसका, तो जीरो इंटरेस्ट रेट पे इशू किया जाता है, एट जीरो इंटरेस्ट रेट, शून्य ब्याज दर पर। 36 का क्या होगा? 36 का आंसर होगा, भाई ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है इसके बाद ये कहाँ जाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है भाई, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ये सीधे व्यापारी खाते में। 37 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो हमको प्रॉफिट में से देनी है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये होता है, फाइनल डिविडेंड भी प्रॉफिट में से दिया जाता है, बोनस टू शेयर होल्डर भी हो जाएगा, बट बोनस पेड टू एम्प्लॉय नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्मचारियों को दत्त बोनस, ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। 38 का आंसर क्या होगा? बोनस शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अपने विद्यमान अंशधारियों को जारी किए जाते हैं। 39 का आंसर क्या होगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू, तो ई रिडीमेबल डिबेंचर कोई भी कंपनी
या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 का आंसर क्या होगा? तो 40 का आंसर होगा आपका शेयर कैपिटल। कॉल्स इन अरियर को हम शेयर कैपिटल में से घटा के दिखाते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताया गया था। 41 का आंसर क्या होगा? तो स्टोर्स को हम इन्वेंट्री मानते हैं, स्टोर्स को इन्वेंट्री मानते हैं, फिर जो भी लूज टूल्स वगैरह होते हैं उनको भी इन्वेंट्री मानते हैं, और इन्वेंट्री मान के इनको हम करेंट एसेट्स वगैरह में दिखाते हैं। 42 का आंसर क्या होगा? नो हाउ का मतलब क्या है? आपने कोई चीज बनाने का तरीका ढूंढ लिया, पेटेंट वगैरह आप कह सकते हैं, तो नो हाउ एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको हम इंटेंजिबल एसेट मानते हैं और इंटेंजिबल एसेट के रूप में दिखाते भी हैं बैलेंस शीट में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ दिखाए जाएंगे? तो भाई जो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, इसका आंसर देना चाहिए अदर नॉन करेंट एसेट, और ऑप्शन दिया नहीं है तो क्या मानेंगे आप? तो चलिए आप करेंट एसेट ही मान लीजिए, क्योंकि लायबिलिटी में तो जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शेयर होल्डर फंड में भी नहीं जाएगा, शेयर कैपिटल में भी नहीं जाएगा, ये अदर नॉन करेंट एसेट में आता है। लेकिन क्योंकि दिया नहीं है तो डी वाला जो मारा होगा वो भी सही है। अब क्या यूनिवर्सिटी सही आंसर मानेगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका ऑप्शन ही गलत है, अदर नॉन करेंट एसेट ऑप्शन देना चाहिए। खैर आपने डी पे मारा होगा तो मान लीजिएगा सही है, इसमें कोई भी अगर आपने ऑप्शन टिक किया है तो मान लीजिएगा आपका सही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गलती है। 44 का आंसर क्या होगा? On what basis profit should be divided between periods prior and after incorporation when figures of sales are not available? तो परचेज के बेसिस पे भी बांट सकते हैं, टाइम के बेसिस पे भी बांट सकते हैं, या इक्वल रेशियो में भी बांट सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ये सभी हो जाएंगे। 45 की बात करें, a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation, तो भाई वो contingent liability होती है जो फिक्स नहीं होती है, उसको हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। आकस्मिक दायित्व जिसकी संभावना है दायित्व बनने की, वो दायित्व है नहीं। 46 का आंसर क्या होगा सर? विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश? तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं, ख्याति खाता को डेबिट किया जाता है। 47 का आंसर क्या होगा? रेंट इज डिवाइडेड इनटू विच रेशियो? तो रेंट हमारा टाइम रेशियो में डिवाइड किया जाता है, समय अनुपात में। 48 का आंसर क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन रेवेन्यू नेचर का होता है, आयगत प्रकृति का होता है। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन रेवेन्यू नेचर, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन नहीं सॉरी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ना, तो इसका आंसर होगा कैपिटल नेचर, सॉरी रेवेन्यू नहीं होगा, इसका आंसर होगा कैपिटल नेचर। अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होता तब इसका आंसर होता आपका रेवेन्यू नेचर, ठीक है, इसका आंसर कैपिटल नेचर होगा 48 का। 49 की बात करें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज अंडरराइटिंग कमीशन पेबल? तो इशू प्राइस पे किया जाता है, इशू प्राइस का 2.5% और 5%, 5% शेयर्स का, 2.5% डिबेंचर्स का। 50 का आंसर क्या होगा सर? तो 50 का आंसर होगा आपका 8, क्योंकि सीधे सीधे बोल दिया गया है कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, यहाँ पे 8 रुपीज दे दिया गया है, और हमेशा जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट किससे होगा? कॉल्ड अप अमाउंट से, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट 8 रुपया दिया है तो 8 से डेबिट कर देंगे, सिंपल। तो स्टूडेंट ये था आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का पेपर, जो हमने डिस्कस किया, आंसर की मतलब डिस्कस नहीं किया, बस मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। अभी आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड का कल पेपर है, तो आपकी बहुत सारी क्लासेस होंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड की, सारथी में भी होंगी, यूट्यूब पे भी होंगी, तो सभी लोग ध्यान से यूट्यूब की क्लासेस जो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी उसको अटेंड करिएगा। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।